इस वर्ष जुलाई में भारत में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? कैसे चुना जाता है हमारे देश का राष्ट्रपति? अगर उत्तर है नहीं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं दुर्गेश आप सभी का अपने YouTube चैनल यूथफुल लर्निंग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। हम बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संविधान में क्या प्रावधान है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है और राष्ट्रपति के चुनाव का मतदान कैसे होता है, कौन लोग इसमें भाग लेते हैं, तथा इस वीडियो में अंत में हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की गणना यानी काउंटिंग ऑफ वोट्स कैसे होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 में कार्यपालिका की बात की गई है, यानी एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। उसी के अंतर्गत आता है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के से संबंधित कुछ अनुच्छेद पहले हम जानेंगे। अगर हम अपने संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 52 में बात यह होती है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 52। और अगर आगे चलें तो अनुच्छेद 53 जो कि बात करता है राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के इस वीडियो के लिए। अनुच्छेद 53 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में बात करता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होगा, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्या अपनाई जाएगी, ये बात करता है अनुच्छेद 55। आगे आते हैं अनुच्छेद 56 के बारे में, जो कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा इस संबंध में बात करता है। और यहाँ पे अनुच्छेद 71 जो कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा कैसे होगा, यह बात करता है अनुच्छेद 71, यानी अनुच्छेद आर्टिकल 71। तो ये थे कुछ अनुच्छेद जो हमारे लिए आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। एक एक्ट जो है वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। यह भी राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता है। तो अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे की तरफ, यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर किसी को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अपना नॉमिनेशन करना है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी उम्मीदवार की योग्यता। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा हो। तीसरा, लोकसभा के सदस्य बनने लायक हो। चौथा, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आगे अगर हम बात करें तो भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव है वह एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन है। यह अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है आगे वीडियो में हम अवश्य बात करेंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की प्रक्रिया इस चुनाव में अपनाई जाती है। अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे यह बात है कि एमपी और एमएलए के वोट की जो है वो वैल्यू तय की जाती है कि इतनी वैल्यू होगी एमपी के वोट की और इतनी एमएलए की वोट की। उसके बाद इसमें एक और प्रक्रिया अपनाई जाती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत आती है, जिसे कहते हैं एकल हस्तांतरण मत, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की प्रक्रिया भी इस मतदान में अपनाई जाती है। अब यह क्या होता है, वीडियो के आगे आपको इस संबंध में सारी जानकारी मिलेगी।
आखिर राष्ट्रपति का चुनाव कराता कौन है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। तो दोस्तों ये थी कुछ तथ्यात्मक बातें। अब इस वीडियो में बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा अगर आपको इस पूरी प्रणाली को समझना है तो। 1977 से यह नियम है कि राष्ट्रपति का पर्चा दाखिल करने के लिए 50 अनुमोदक यानी सेकंडर्स और 50 प्रस्तावक यानी प्रपोजर्स की आवश्यकता होती है। 1977 से ये नियम आया है। उसके बाद अब हम मुख्य बात करेंगे कि आखिर कौन चुनता है राष्ट्रपति को? क्या जनता प्रत्यक्ष रूप से या फिर कोई और? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो लोग होते हैं उन्हें निर्वाचक मंडल कहते हैं, यानी इन्हें इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल कौन होता है? इस इलेक्टोरल कॉलेज में सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे ये शब्द ध्यान देना होगा कि निर्वाचित सदस्य इसलिए क्योंकि जैसे राज्यों की विधानसभाओं में ये प्रावधान है कि वहाँ पर एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल नॉमिनेट कर सकता है यानी नामित कर सकता है, और इसी तरह लोकसभा में और यहाँ पे राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है और 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है। तो वो लोग इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे, यानी कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होंगे। उसके बाद राज्यों की बात हो गई। अब 2 ऐसे यूटीज हैं यानी यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्हें दिल्ली और पुडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। उसके बाद कौन लेगा चुनाव में भाग? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे केवल निर्वाचित सदस्य की बात हो रही है, इसलिए ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो पूरे देश में कितने विधायक इस चुनाव में भाग लेंगे? पूरे देश में 4120 विधायक इस चुनाव में भाग लेंगे। कितने विधायक? 4120 विधायक पूरे देश के अंदर इस चुनाव में भाग लेंगे। यहाँ पे आगे हम बात करें अगर राज्यसभा की। दोस्तों राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 250 की है। यहाँ पे ये जो बातें हम बता रहे हैं इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे जब हम वीडियो में बात करेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत ही काम की हैं। तो हमने बात की कि राज्यसभा में जो कुल स्ट्रेंथ है वो अधिकतम 250 हो सकती है। कुल अधिकतम एमपी 250। उसके बाद चुनाव कितने पर होता है? अभी जो प्रेजेंट टाइम की स्थिति है 233 सीटों पर चुनाव होता है। 233 सीटों पर चुनाव होता है राज्यसभा में। 12 मनोनीत होते हैं और 5 पर अभी तय नहीं है कि ये सीटें किस राज्य में हैं या क्या है इनकी स्थिति। ये 5 अभी तय नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? अभी हमने बात की थी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो राज्यसभा से कितने लोग चुनाव में भाग लेंगे? 233 चुनाव में भाग लेंगे राज्यसभा से। अब स्थिति क्या है लोकसभा में? लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में 552 अधिकतम सीट हो सकती है। 552। 530 जो हैं वो राज्यों की है और 2 एंग्लो इंडियन 20 केंद्र शासित प्रदेश की सीट हैं जिस पे केवल 13 पर ही चुनाव होता है। तो अब यहाँ से हमें यह देखना होगा कि कितने लोग यहाँ से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। देखिए राज्यों के पास ये 530 यहाँ से भाग लेंगे। उसके बाद 20
में यहाँ पे केवल 13 पर चुनाव होता है, तो यहाँ से 13 लोग भाग लेंगे। तो और 2 तो एंग्लो इंडियन है, ये भाग नहीं लेंगे। तो हमने क्या देखा कि 530 और 13 और उधर राज्यसभा से 233, यानी कि यह संख्या हुआ 776। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में 776 सांसद भाग लेंगे। तो अगर हम टोटल वोटर्स देखें कि कितने होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल वोटर हैं 4120 विधायक, 776 सांसद, और ये टोटल हुआ 4896। यानी कि टोटल 4896 वोटर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में हम अब आगे बात करेंगे कि आखिर विधायकों के वोट का मूल्य कैसे तय होता है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है आगे का वीडियो, और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से यह पूरी प्रक्रिया होती है। दोस्तों, विधायकों के जो वोट का मूल्य है, वह मान लीजिए कोई एक राज्य है, तो वहाँ की राज्य की कुल जनसंख्या जितनी होगी उसको हम डिवाइड करेंगे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से। यानी कितने निर्वाचित सदस्य उस विधानसभा में, कितनी सीट है मतलब कि हैं, उसको हम कुल जनसंख्या में डिवाइड करेंगे। उसके बाद जब जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम 1000 से फिर डिवाइड कर देंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पहले हम आपको बताएंगे कि यह जो जनसंख्या जिसकी बात हो रही है, यह जनसंख्या कब से ली जाएगी। जनसंख्या जो है वो 2026 वर्ष 2026 तक 1971 की जनगणना के हिसाब से जनसंख्या को लिया जाएगा। 1971 में जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पर हम ये लेंगे। अब हम बात करें अगर 1971 में, तो जो यूपी के विधायकों की वोट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो 1971 में जो यूपी की जनसंख्या थी वह थी 8,38,49,950, यानी राज्य की संख्या इतनी थी, और जो सीट थी टोटल वो 403। अभी जो निर्वाचित सदस्यों की सीट जिस पे चुनाव होते हैं, और इसमें हम डिवाइड क्या करेंगे, जब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2,08,064। उसके बाद इस 2,08,064 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 208 आएगा। यानी यूपी का एक विधायक जब राज्य में वहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेगा तो उसकी वोट की वैल्यू कितनी होगी, 208। और अब यहाँ पे क्या करना है, 208 जो वोट की वैल्यू आई उसको टोटल विधायकों की जो संख्या है यानी 403, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टोटल आएगा 8300। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 83,824। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो टोटल विधायक हैं उनकी अगर वैल्यू होगी राष्ट्रपति में के चुनाव में तो वो होगी 83,824। दोस्तों, यह थी यूपी के विधायकों की वोट की वैल्यू। और जब हम इसी तरह पूरे देश में निकालते हैं, इसी तरह जब पूरे देश में निकाला जाता है तो टोटल विधायकों की जो वैल्यू आती है वो होती है 5,49,495। जो टोटल वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 5,49,495 विधायकों के वोट की वैल्यू पूरे देश में आती है। अब आते हैं सांसदों की वोट की वैल्यू। वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही थोड़ी ट्रिकी हैं। अब सांसदों की वोट की वैल्यू की बात करें तो सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के मतों का मूल्य जो कि अभी हमने ऊपर निकाला उसको डिवाइड करेंगे सभी निर्वाचित सांसदों की संख्या से। यानी 5,000
5,49,495 को हम कितने, अभी उधर हमने देखा था कि 776 सांसद इसमें भाग लेंगे। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 708। एक सांसद की वोट की वैल्यू 708 होगी। उसके बाद अब यहाँ पे 708 को हमने 776 से जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आया 5,49,408, यानी कि सांसदों की वोट की वैल्यू, टोटल जितने सांसद हैं उनकी वोट की वैल्यू है 5,49,408। अब राष्ट्रपति के चुनाव में पड़ने वाले कुल वोट अगर हम देखें, जिसका मूल्य है, यहाँ पे एमएलएस की वोट हमने निकाली 5,49,495, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट की वैल्यू निकाली 5,49,408। जब टोटल जोड़ा गया तो यहाँ पे आया 10,98,903। टोटल वोट की वैल्यू यहाँ पे 10,98,900। दोस्तों अब आगे हम जानेंगे कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव होता, मतलब मतदान यहाँ पे कैसे होता है। दोस्तों यहाँ एक गुप्त मतदान होता है, यहाँ पे गुप्त मतदान होगा, वरीयता के आधार पर मतदान होगा, इसको अभी हम समझेंगे। बैलेट पेपर पर यह होगी वोटिंग, यहाँ पे वोटिंग मशीन नहीं होती। एक मतदाता को केवल एक ही बैलेट पेपर दिया जाएगा, यानी कोई मतदाता अगर बैलेट पेपर को खराब कर देता है तो उसे अगला बैलेट पेपर नहीं दिया जाएगा। पार्टी व्हिप नहीं जारी कर सकती, यानी कोई पार्टी किसी पे दबाव नहीं दे सकती कि आप राष्ट्रपति के चुनाव में हमारी मतलब जो पार्टी चाहे उसी के हिसाब से आप वोट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे गुप्त मतदान है तो यहाँ पे इस चीज का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब यहाँ पे जो बात की गई वरीयता के आधार पे क्या है चुनाव, इसको हम बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर सपोज करिए कि कोई एक विधायक हैं, उनको बैलेट पेपर दिया गया, उसमें 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ए बी सी, तो उनको सबको वरीयता देनी है। मतलब कि मान लीजिए इन्होंने कहा कि हम पहले नंबर पे बी को रखना चाहते हैं, यानी राष्ट्रपति में हमारी पहली पसंद बी है, दूसरी पसंद ए है और तीसरी पसंद सी है। तो ये हुई इनकी वरीयता। मान लीजिए दूसरे विधायक हैं बी, उनकी वरीयता यह है कि ए को पहले नंबर पे, बी को दूसरे नंबर पे और सी को तीसरे नंबर पे। एक अन्य सांसद हैं या विधायक जो भी हैं, इन्होंने इनको बैलेट पेपर दिया गया और उसमें ऐसा कुछ था कि ए को तीसरे नंबर पे इन्होंने रखा, बी को दूसरे नंबर पे, सी को पहले नंबर, यानी सबको अपनी वरीयता देनी है कि किसको आप मतलब किस आधार पे रख रहे हैं, किसी एक को केवल वोट देके नहीं चले आना है। तो यह थी बात कि चुनाव में कैसे मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो मुख्य बात है कि काउंटिंग कैसे होगी, आखिर राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना कैसे होगी। दोस्तों क्या जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा इसमें वही जीत जाएगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी एक बात समझने लायक है। सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव में एक कोटा तय होता है। कोटा यानी कि कुल वैध मतों का मूल्य। अब जितने लोग वोट डालेंगे उसमें से कुछ कभी कभी इधर उधर हो जाता है तो अवैध हो जाते हैं, यानी उसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कुल वैध मत जितना होगा उसका मूल्य, जो अभी हमने मूल्य निकाला कि एक विधायक का मूल्य इतना, एक सांसद का मूल्य इतना, तो उसका मूल्य नीचे होगा डिवाइडेड बाई पदों की संख्या प्लस 1, इसमें 1 जोड़ेंगे और इस टोटल में 1 जोड़ेंगे। यहाँ पे एक सिंपल उदाहरण लेंगे कि मान लीजिए 100 जो है वैध मत पड़े, कोई एक चुनाव था उसमें 100 वैध मत पड़े, पदों की संख्या, राष्ट्रपति का चुनाव एक ही पद है, 1, इसमें प्लस 1 जोड़ेंगे तो टोटल जब हम करेंगे तो यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में विजेता को 51% वोट की आवश्यकता होगी, यानी 51% वोट अगर वह व्यक्ति पाएगा तभी जीतेगा। अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, यानी एकल हस्तांतरण वोट, जो हमने बात की थी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की, उसके बारे में यहाँ पे मतगणना के दौरान आपको ये बातें पता चलेगी। सपोज करिए जैसा अभी हमने आपको बताया कि राउंड 1 की गिनती हुई, 100 जो है टोटल वैध मत पड़े हैं 100,
और 3 लोग कैंडिडेट के रूप में हैं, ए, बी, सी। अब राउंड 1 में जब हमने गिना तो ए को 40 लोगों ने पहली प्रेफरेंस दी, बी को भी 40 लोगों ने पहली प्रेफरेंस दी और सी को 20 लोगों ने पहली प्रेफरेंस दी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो टाई हो गया ए और बी के बीच। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहीं से जो है वोट का ट्रांसफर शुरू होगा। अब यहाँ जिसने सबसे कम वोट पाए हैं उसको हम हटा देते हैं, यानी कि सी को अब हटा देंगे। सी के जो 20 वोट हैं जिसमें इनको पहली प्रेफरेंस दी गई, अब उसमें देखा जाएगा ए और बी को दूसरी प्रेफरेंस कितने लोगों ने दी है। सपोज करिए जिन 20 लोगों ने सी को पहली प्रेफरेंस दी थी उनमें से 9 ने ए को दूसरी प्रेफरेंस दी और बी को 11 लोगों ने दूसरी प्रेफरेंस दी। अब क्या हुआ, जो सी के वोट थे वो ए और बी में बढ़ जाएंगे, यानी कि जिन 9 लोगों ने दूसरी प्रेफरेंस दी थी ए को, उसका 9 यानी यहाँ पे 9 वोट यहाँ पे जुड़ जाएंगे और इनका 11 वोट यहाँ पे जुड़ जाएंगे, जिसने सी वाले में बी और ए को दूसरी प्रेफरेंस दी थी। तो यहाँ पे 49% इनका हुआ और 51% इनका हुआ और यह विजेता घोषित हो गए। 51% हमने कोटा तय किया था कि 51% पाने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में विजेता हो जाएगा। बी ने कोटा हासिल कर लिया और इस 51% का, और बी राष्ट्रपति अब बनेंगे। अब लास्ट में अगर कोई विवाद होता है राष्ट्रपति के चुनाव में तो उसका निपटारा कौन करेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसका निपटारा करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग डायरेक्ट रूप से नहीं लेती, इनडायरेक्ट रूप से मतलब लेती है, क्योंकि विधायक और सांसदों को हम ही चुन के भेजते हैं। तो अप्रत्यक्ष चुनाव था यह राष्ट्रपति का चुनाव, जिसमें एमपी और एमएलए शामिल होते हैं। यहाँ पे यह ध्यान देने योग्य बात है कि विधान परिषद के सदस्य इसमें कहीं भी हमने ये नहीं बताया कि विधान परिषद के सदस्य भी शामिल होंगे। तो दोस्तों यह था वीडियो राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार।